एक करंट डिटेक्टर है, एक अति संवेदनशील विद्युत धारा को पहचानने वाला यंत्र है। इतना सामर्थ्यवान होता है कि छोटी सी छोटी करंट को भी सूचित कर देगा। ठीक है, बनावट के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो इसमें हम लोग बेलनाकार क्या लेते हैं, नर्म लोहे का एक रॉड लेते हैं, बेलनाकार ऐसा लेंगे, नर्म लोहे का क्या रॉड, बेलनाकार लेंगे और नरम लोहा का लेंगे। नर्म लोहे का क्यों लेते हैं, नर्म लोहे का क्यों लेते हैं रॉड? तो नर्म लोहे की रॉड की खासियत होती है ना कि यह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पूरी तरह से ऑब्जर्व कर सकता है, माने पूरी तरह से यह मैग्नेटिक फील्ड के लिए सही है। दूसरी बात यह है कि इसके आने से मैग्नेटिक फील्ड घटता नहीं है, थोड़ा और बढ़ ही जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की प्राबल्य को बढ़ाने के लिए और सरलता से मैग्नेटाइजेशन के लिए हम लोग क्या लेते हैं, नर्म लोहे का रॉड। तो अगर आपको छोटा सा सवाल बन करके 2 अंक आ गया कि गैल्वेनोमीटर में नर्म लोहे का रॉड क्यों प्रयोग किया जाता है, तो इसका 2 कारण कम से कम लिख कर आना। पहला कारण कि गैल्वेनोमीटर में नर्म लोहे का रॉड इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि इस रॉड की खासियत ये होती है कि पहला, यह मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद मैग्नेटिक फील्ड की प्राबल्य को थोड़ा सा बढ़ा देता है। दूसरा, यह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पूरी तरह से अपने अंदर ऑब्जर्व कर सकता है। ये 2 कारणों की वजह से हम लोग क्या लेते हैं, नर्म लोहे का रॉड लेते हैं। लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस पूरी तरह से क्या करेगा, ऑब्जर्व कर सकता है और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को थोड़ा स्लाइडली क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। अब अगर मान लो इसके जगह कोई सोना का रॉड ले लेगा महाराजा जी, तो इसके कंडीशन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने के बजाय हल्का घट जाएगा। चूंकि सोना जो है वो प्रति चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आता है। सोना किसके अंतर्गत आता है, प्रति चुंबकीय पदार्थ। प्रति चुंबकीय पदार्थ की खासियत ये होता है कि मैग्नेटाइज बहुत हल्का होगा और डायरेक्शन में उल्टा मैग्नेटाइज होगा, माने उस मैग्नेट के फील्ड के लिए सही नहीं। तो हम लोग नर्म लोहे का रॉड लेंगे, ऐसा लेंगे। लेकिन चूंकि ये फ्रंट है, सामने से देखने में ऐसा दिखेगा गोल, तो उसी डायग्राम को हम यहाँ बनाएंगे। हम क्या देख रहे हैं, इसका साइड इमेज देख रहे हैं। ऐसे अगर मान लो हम बना रहे हैं चित्र, तो इसका यही पार्ट दिखेगा ना, ये वाला पार्ट विलुप्त हो जाएगा। तो हम वही चित्र बनाने की कोशिश करेंगे, चूंकि ये चित्र थोड़ा हल्का है। तो यहाँ पर एक नर्म लोहे का रॉड होता है, बेलनाकार, लेकिन आपको दिख रहा है कैसा, सर्कुलर, क्योंकि हमने कौन सा पार्ट दिखाया, सर्कुलर पार्ट दिखाया। अब इसके ऊपर तांबे की तार लपेटना है, ऐसे। तो ऐसे तांबे के तार लपटेंगे तो इस पर ऐसे ऐसे लाइनिंग दिखना शुरू हो जाएगा, यानी सर्किल दिखेगा, सर्किल पर बहुत सारा लाइनिंग दिखेगा। यही चित्र में हम दिखा सकते हैं, क्योंकि हम जो चित्र बना रहे हैं वो 2 डायमेंशनल फिगर है। ऐसे चाहे तो 3 डायमेंशनल फिगर भी बना सकते हैं, लेकिन बनाने का कोई फायदा नहीं होगा, उतार नहीं पाओगे। 90% लोग नहीं उतार पाएगा, तो उसके लिए छोड़ देते हैं। यही फिगर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो इस पर क्या रहेगा, तांबे के तार का फेरा, टर्म्स ऐसे लपटा हुआ रहेगा। अच्छा, लपेटने के दौरान 2 को टर्मिनल आपको मिल जाएंगे। इसके लिए एक पकड़ कर लपेट रहे होंगे, तो एक पहले से आप पकड़ रखे हैं, अब एक पकड़ के लपेट रहे, तो अंत में वो लपेट के बच जाएगा। तो 2 टर्मिनल हो गया। आपके हाथ में 2 टर्मिनल आएंगे, एक पहले से रहेगा, अब एक अंत में बचेगा। चूंकि शुरू और अंत, इसको बोलते हैं टर्मिनल। प्रारंभ और अंत, ये 2 पॉइंट का नाम क्या है, टर्मिनल। छोर इसको कहते हैं, एक किनारा से दूसरा किनारा। तो 2 को टर्मिनल मिल जाएगा। इसके अगल बगल में स्फेरिकल मैग्नेटिक पोल रख देना। स्फेरिकल या कॉनकेव भी कह सकते हो। कॉनकेव मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड रखना है। कैसे रखना है, इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह का मैग्नेटिक पोल रखना है। इस तरह का मैग्नेटिक पोल रखोगे तो यही किनारा दिखेगा ना। तो किनारे का डायग्राम हम बना रहे हैं।
दिखेगा। तो ये डायग्राम आपको दिखाया जा रहा है। दो को मैग्नेटिक पोल रखेंगे, एक पोल को हम लोग बोलेंगे नॉर्थ, दूसरे पोल को बोलेंगे साउथ। अब सवाल यहाँ भी क्रिएट होता है कि हम गैल्वेनोमीटर में मैग्नेटिक पोल कॉनकेव या स्फेरिकल क्यों लेते हैं? यही छोटे छोटे सवाल है, लघुत्तरीय प्रश्न बनकर आते हैं। तो हम लोग गैल्वेनोमीटर में ही नहीं, हम डायनामो भी बनाएंगे ना तो कॉनकेव ही लेंगे। कौन सा लेंगे? कॉनकेव। तो हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर में कॉनकेव मैग्नेट इसलिए लेते हैं क्योंकि इस मैग्नेट से जो कॉइल पर टॉर्क बनेगा वह मैक्सिमम बनेगा। क्या बनेगा? माने मैक्सिमम टॉर्क क्रिएट करेगा। टॉर्क का काम है रोटेट कर देना या रोटेट करने की कोशिश करना। जितना ज्यादा टॉर्क रहेगा उतना ही सरलता से इसे रोटेट कर सकता है, घुमा सकता है। टॉर्क मतलब बलागुण। बलागुण किसी भी एक पॉइंट के सापेक्ष कोई सिस्टम को घुमाने की क्षमता विकसित करता है, यानी बलागुण किसी चीज को घुमाने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर घुमाने के लिए यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क क्रिएट किया जाता है। मैक्सिमम टॉर्क आ जाए इसीलिए हम लोग क्या लेते हैं, मैग्नेटिक पोल स्फेरिकल या कॉनकेव लेते हैं। स्फेरिकल या कॉनकेव लेंगे, ठीक है ना। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वो कैसा होगा? तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा होगा, इस तरह से आएगा, ऐसे मुड़ के चला जाएगा, इस तरह से आएगा, ऐसे मुड़ के चला जाएगा, काटेगा नहीं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काटना नहीं चाहिए, तो गलती मत बनाना, ऐसे मत कर देना वरना क्या हो जाएगा, गलत नहीं करना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर इसमें दिखाएंगे तो इस तरह का होगा, सीधा निकलेगा, चला जाएगा। आप इस दोनों की सबका देखो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप यहाँ पर पता करो, यहाँ पर पता करो। तो यहाँ पर टेंजेंट खींचे हुए तो किधर की ओर इशारा कर रहा है, सेंटर की ओर। देख लो यहाँ भी किसकी ओर इशारा कर रहा है, सेंटर की ओर। देख रहा है ना, अभी भी जो जा रहा है किसकी ओर जा रहा है, सेंटर की ओर। और सेंटर की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो रहा है, केंद्र की ओर हो रहा है, तो इसे हम त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कह सकते हैं। रेडिकल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कैसा? रेडिकल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। रेडिकल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट करता है कॉनकेव मैग्नेटिक पोल। किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट करता है? रेडिकल। कैसा? रेडिकल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रेडिकल क्रिएट करेगा। अब यह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रेडिकल क्रिएट करता है ना, इसीलिए कॉइल पर मैक्सिमम टॉर्क क्रिएट होता है, मैक्सिमम बला घूर्ण पैदा होता है। अब इसको अत्यंत सरलता से मूवमेंट कराने की क्या करता है, कोशिश करता है। तो यहाँ पर भी छोटा सा सवाल 2 अंक का पूछा जा सकता है कि गैल्वेनोमीटर के लिए हम लोग कॉनकेव मैग्नेटिक पोल क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो इसका कारण बताना कि कॉनकेव मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो रेडिकल्स होते हैं। यह रेडिकल्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम टॉर्क पैदा करते हैं, महत्तम बला घूर्ण बनाते हैं। इसी बला घूर्ण के बनने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉनकेव मैग्नेटिक पोल का इस्तेमाल करते हैं। तो छोटे छोटे सवाल बीच बीच में, कोई भी यंत्र हम पढ़ते हैं ना तो बीच में छोटे छोटे पॉइंट्स आते रहते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स को हम लोग छाट छाट करके लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में याद रखेंगे तो कॉन्सेप्ट पूरा भी याद रहेगा, पूरा फंक्शन भी याद रहेगा और छोटे छोटे प्रश्नों को उत्तर देने के लायक भी बन जाएंगे। लघुत्तरीय प्रश्न यहीं से आते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में। जो बड़े बड़े सिद्धांतों में छोटे छोटे पॉइंट शामिल है ना, उन छोटे छोटे पॉइंट्स को लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। तो इसमें 2 गो अभी तक लघुत्तरीय प्रश्न उत्पन्न हुआ। पहला, हम लोग बेलनाकार क्या लेते हैं, हम लोग नर्म लोहे का क्रोड क्यों लेते हैं? नर्म लोहे का क्रोड क्यों लेते हैं? तो नर्म लोहे का क्रोड इसलिए लेते हैं ताकि यह सरलता से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऑब्जर्व कर सकता है, सरलता से मैग्नेटाइज हो सकता है और यह मैग्नेटिक फील्ड की क्षमता को भी, इसकी इंटेंसिटी को भी क्या करता है, हल्का स्लाइडली बढ़ा देता है। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए सही है, ठीक है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ड्राइंग हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखता नहीं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको दिखेगा कि हाइपोथेटिकल लाइन है,
इसको हम कहेंगे कि हाइपोथेटिकल लाइन है, काल्पनिक रेखा, जिसको कल्पना तो किए हैं लेकिन हम लोग देखें नहीं। जो चीजें ना दिखता है उसके लिए कल्पना ही कर सकते हैं। अब देखो, इसमें एक स्प्रिंग लगा दिया जाता है। स्प्रिंग में कौन सा स्प्रिंग? लपेटने वाला स्प्रिंग। दो टाइप के स्प्रिंग होते हैं, एक खींचने और दबाने वाला। ये वाला स्प्रिंग आप देखे होंगे, इसको खींच सकते हैं और दबा सकते हैं। खींचेंगे और दबाएंगे तो यह अपने अंदर ये स्टोरिंग फोर्स पैदा कर लेगा। अब एक स्प्रिंग इस तरह का होता है, खिलौना वाला गाड़ी देखे होंगे, उसमें चाबियां लपटाता है 1 2 3, तो जैसी चाबी आप पलटते हो ना तो स्प्रिंग वाला लपटाता है और लपटा के हो जाता है छोटा। और जितना ज्यादा आप लपेटे हैं उतना ही वो छोटा हो गया, वो समझ जाओ उतना ही पोटेंशियल एनर्जी गेन कर लिया है। क्या कर लिया है? अब पोटेंशियल एनर्जी की काम है कि वह टूट करके सीधा काइनेटिक बनाएगा। क्या बनाएगा? मैकेनिक्स के थ्रू हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बनता ही है काइनेटिक एनर्जी बनाने के लिए। अब जैसे इसको हम यहाँ से उठाएं तो पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा कम गति से जाकर टकराएगा। यहाँ ले जाएं तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, ज्यादा गति से टकराएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो मेजरमेंट होता है वो काइनेटिक एनर्जी के स्केल को बताने के लिए आता है। जिसमें जितना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा उसमें काइनेटिक एनर्जी उतना ही ज्यादा पैदा होगा। तो हम करते क्या, इसको लपेटते हैं ना, तो लपेटने से छोटा होता है। अब स्प्रिंग की टेंडेंसी है कि वह जिस आकार में बना है उसी आकार में रहना चाहता है। आप लपेट दीजिएगा और फिर लपेटना छोड़ दीजिएगा ना तो धीरे धीरे खुलेगा। अब खुल करके पहले जैसा होना चाहेगा, ये उसकी टेंडेंसी है, गुणवत्ता है। तो इसको लपेट दिए और लपेट के चाबी निकाल दिए, यानी छोड़ दिए ना। अब छोड़ दिए तो लपटाया था ऐसे, तो घूमेगा ऐसे, उल्टा घूमेगा। क्या करेगा? उल्टा घूमेगा। उल्टा घूमेगा तो यह पूरी तरह से रोटेशन पैदा करेगा, पूरा घूर्णन गति उत्पन्न कर देगा। तो ऐसा ही स्प्रिंग इसमें हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं। तो यहाँ पर हम स्प्रिंग इस तरह का लगा दिए, ये अपनी स्ट्रक्चर के अनुसार हम काम कर रहे हैं। यह स्प्रिंग पीछे से भी लगा सकते हैं, जैसे स्प्रिंग यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी। कोई में देखते हैं कि आगे और पीछे दोनों जगह लगाए तो अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। डबल स्प्रिंग से ऑपरेट होगा, डबल स्प्रिंग से क्या होगा, ऑपरेट होगा, ऐसे मुड़ेगा इस तरह से। तो स्प्रिंग लगा हुआ रहता है। जैसे ये जो तार कुंडली का निकला हुआ था 2 टर्मिनल, वो टर्मिनल के तार को आप जोड़ेंगे बैटरी के या फिर कोई ईएमएफ सोर्स से। किससे? वोल्टेज के स्रोत से, प्लस और माइनस। तो क्या होगा ना कि इसमें करंट बहेगा। अब करंट बहेगा, पहले से कौन है, मैग्नेटिक फील्ड। 2 पोल के बीच में यहाँ पर कौन क्रिएट है, यहाँ खाली जगह पर क्या है, तो बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड होता है, बहुत हैवियर मैग्नेटिक फील्ड होता है। ते पोल ने यहाँ पर जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके रखा है। आपने रख दिया नर्म लोहे का क्रोड तो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा और बढ़ गया है, मैंने मैग्नेटिक फील्ड को डबल फायदा हो गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है, और मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग वायर रख दो, छोड़ो अभी कॉइल की बात, एगो तार रख दो जिससे विद्युत धारा बह रहा है, तो तरवा पर बल लगेगा। बल का डायरेक्शन क्या होगा, इसकी बात हम लोग विस्तार से मैक्सवेल के फ्लेमिंग के नियम से करते हैं। तो वो सब हम लोग 10th में भी पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी पढ़े हैं ना 10th में। मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग वायर रखा गया है, यानी एक ऐसा तार रखा गया है जिससे विद्युत धारा बह रहा है, तो उस पर फोर्स क्रिएट होता है। तो जैसे ही इस पे करंट जाएगा ना तो इस कॉइल पर फोर्स लगेगा, अब फोर्स लगेगा तो घूमेगा, कॉइल क्या होगा, घूमेगा। ये फोर्स मिलकर के बलाघूर्ण या बलयुग्म बनाएगा। क्या बनाएगा? ये जो फोर्स है ना, जैसे फोर्स कर क्या सकता है, तो फोर्स किसी चीज को रोटेट भी तो करा सकता है। फोर्स जब रोटेशन पैदा कर दे, घूर्णन पैदा कर दे, तो फोर्स के रोटेशन को वर्णन करने के लिए, बताने के लिए हम लोग टॉर्क को पढ़ते हैं।
किसको पढ़ते हैं? यानी बल के प्रभाव से बलाघूर्ण जो उत्पन्न होता है ना, उसके लिए हम लोग टॉर्क का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर बल नहीं, रोटेशन है। तो रोटेशन जहां भी होता है तो बल का घूर्ण आता है, टॉर्क आता है। कौन आता है? टॉर्क। तो यह बहुत तेजी से रोटेट करेगा। अच्छा, ये रोटेट करेगा तो स्प्रिंग लपटाएगा। करंट के जाने से इस पर कॉइल पर क्या लगा? टॉर्क। टॉर्क लगेगा, मान लो एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो ऐसे घूमेगा ना, ऐसे रोटेट करेगा। तो ऐसे रोटेट करने के चक्कर में यह स्प्रिंग वाला लपटाएगा। अब स्प्रिंग जैसी लपटाएगा तो बताओ, स्प्रिंग लपटाएगा तो अपने अंदर कौन सा एनर्जी क्रिएट कर लेगा? पोटेंशियल। अब पोटेंशियल एनर्जी की पहचान मैंने बताया है, छोड़ो और चलेगा, छोड़ो और चलेगा। जैसे ही किसी में आपको पहचानना है कि पोटेंशियल एनर्जी है कि पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, इस बात को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है, उसे फ्री कर दो। अगर पोटेंशियल एनर्जी होगा तो चल पड़ेगा। अब जिसमें हम पूछ दें कि पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं, तो बिल्कुल है। इसको हम छोड़ेंगे तो चल, ठीक है ना। तो यह जब कॉइल में करंट जाएगा तो कॉइल पर लगेगा बलाघूर्ण। क्या लगेगा? अब बलाघूर्ण से घूमेगा, घूमने के चक्कर में स्प्रिंग लपटा जाएगा। स्प्रिंग लपटाएगा तो अपने अंदर पोटेंशियल एनर्जी बना लेगा। अब ये पोटेंशियल एनर्जी कब काम करेगा? जब इसमें करंट देना बंद कर दोगे, इस पर बलाघूर्ण लगना बंद होगा। तो ऐसे कंडीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग लपटा करके पैदा कर लिया था अपने अंदर, वो पोटेंशियल एनर्जी को रिलीज करेगा, उसको घुमा करके वापस ले आएगा। अब ऐसे समझो कि मान लो कि हम करंट हैं और यह कॉइल है, कॉइल में करंट दिया, घुमा, स्प्रिंग लपटा गया। अब ऐसे नहीं रहेगा। जैसे ही हम यहाँ पर हम महसूस कर रहे हैं कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गया, यह पोटेंशियल एनर्जी किसके वजह से आया है? उसमें लगा हुआ एक स्प्रिंग था, वो स्प्रिंग इसको पोटेंशियल एनर्जी दे दिया। इसको हम ऐसे करके रखें, जैसे हम करंट छोड़े थे घूम करके अपनी जगह पर आ गया। फिर करंट दिए, बलाघूर्ण लगा, घुमा 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 घूमते आ गया इधर। फिर जैसी करंट गया घूम करके अपने जगह पर आ जाएगा। तो आप देखे होंगे गैल्वेनोमीटर का सुई जब करंट जाता है घूम जाता है, अब घूम करके जैसी करंट काट देते हो फिर घूम करके अपने जगह पर आ जाए। तो घुमा करके वो अपने जगह पर वापस लाने की जिम्मेवारी किसके पास है? स्प्रिंग के पास है। दूसरी बात, स्प्रिंग दो को रोल अदा करता है। पहला रोल तो यह अदा किया कि स्प्रिंग जब कॉइल घुमा तो वह लपटाया। अब लपटा गया है तो भाई उसको अपने वापस जगह पर ले आएगा। पहला रोल यही क्या करेगा? एक्ट करेगा कि यहाँ पर बार बार कॉइल को अपने पूर्व स्थिति में घुमाकर ले आएगा। क्या करेगा? बार बार कॉइल को अपने पूर्व स्थिति में घुमाकर लाएगा। पहला काम ये होगा। दूसरा काम ये होगा कि स्प्रिंग जो होगा वो कॉइल को घूमने से कुछ सीमाओं में रोक भी देगा। स्प्रिंग जब लग जाता है ना तो एक निश्चित सीमा तक जा सकते हैं, लेकिन वहां से वापस आना होगा। स्प्रिंग का यही काम है, किसी भी चीज को निश्चित सीमा तक चलने देना और फिर उसको वापस लेकर आ जाना। तो अब ऐसा नहीं कि आप इसको जैसी करंट दिए तो एकदम पूरा गोल गोल घूमने लगा ना। कितना दूर तक घूमेगा वह डिसाइड करेगा कि करंट कितना ज्यादा था। एक डिसाइड ये करेगा, दूसरा डिसाइड ये करेगा कि कहां पर यह घूमने से रोक पा रहा है। तो जितना दूर तक के घूमने से रोक पाएगा वो रोकने की जिम्मेवारी किसको होगा? स्प्रिंग को। स्प्रिंग ही दो भूमिका इसमें निभाता है। पहला भूमिका निभाता है कि एक निश्चित सीमा तक मुड़ने देता, घूमने देता। दूसरा भूमिका ये निभाता है कि उसको वापस लेकर आता है। अब इसी के सहारे एक लगा देते हैं हम लोग नीडल्स। नीडल्स मतलब सुई। अब बताओ, कॉइल घूमेगा तो सुई भी साथ साथ घूमेगा, जस्ट लाइक दिस घूमेगा ना। एक कॉइल है, अभी क्या है? सुई है। तो कॉइल घूम रहा है तो सुई भी घूमेगा, मूवमेंट होगा ना। तो यहाँ पर सुई भी मूवमेंट करने लगता है। सुई के ऊपर स्केल लगा हुआ रहता है। क्या लगा रहता है? स्केल।
स्केल का मतलब मापने का एक पैमाना, मापन का एक पैमाना, जहां पर हम कोई चीज नापते हैं। बीच में लगभग 0 लिखा हुआ रहेगा, इधर भी कुछ लिखा हुआ रहेगा, इस साइड भी कुछ लिखा हुआ रहेगा, ठीक है ना। जैसे ही करंट जाएगा क्वाइल पर बलाघूर्ण पैदा करेगा, बलाघूर्ण पैदा होने से क्वाइल घूमेगा, क्वाइल के घूमने से सुई घूमेगा, अब स्प्रिंग लपटाएगा। जैसे ही करंट कट जाएगा तो बलाघूर्ण लगना बंद, यानी घुमाने वाला फैक्टर खत्म। तो स्प्रिंग में लगा हुआ बना हुआ पोटेंशियल एनर्जी उसको दोबारा उल्टा डायरेक्शन में घुमा करके अपने जगह पर ले आएगा। स्प्रिंग जब लपटाता है तो कौन सा एनर्जी क्रिएट कर लेता है अपने अंदर? पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी स्लाइडली कन्वर्ट हो, तुरंत कन्वर्ट किसमें होता है? काइनेटिक में। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी तुरंत इमीडिएटली, जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी को आजादी मिलेगी, पिंड को जैसे ही आजादी मिलेगा वो गति में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही मापन की संपूर्ण प्रोसेस होती है इसमें, ठीक है ना। करंट गया, क्वाइल पर बलाघूर्ण लगाया, बलाघूर्ण लगने से क्वाइल घूमा, अब क्वाइल घूमा तो सुई भी घूमा, अब स्प्रिंग लपटाया। सुई काम कर रहा था पढ़ने वाला, यहाँ पर आ गया तो कितना एम्पियर का करंट, यहाँ पर आ गया तो कितना एम्पियर का करंट। सुई का काम है करंट की वैल्यू को और करंट के आने का संदेश देना। करंट आया, ये सुई घूम जाएगा, क्योंकि आपको केवल सुई दिखाई देगा, ना मैग्नेट दिखाई देगा, ना कॉइल दिखाई देगा। आपको फ्रंट साइड में केवल सुई दिखाई देता है घूमते हुए। गाड़ी में भी लगा हुआ रहता है स्पीडोमीटर, उसमें कहीं ना कहीं गैल्वेनोमीटर है, तो उसमें भी आप देखे होंगे कि केवल सुई दिखाई देता है। अंदर का मैग्नेट दिखता है क्या? कॉइल दिखता है क्या? नहीं दिखेगा, केवल सुई दिखाई देगा। इसका जो नीडल्स है ना, ये दिखेगा। तो पूरी बात यही है, करंट दो, क्वाइल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए हैं, क्वाइल पर बलाघूर्ण पैदा होगा, क्वाइल घूमेगा, स्प्रिंग लपटाएगा, सुई घूम करके स्केल का माप तैयार करेगा कि कहां तक करंट है, ये बताएगा। सुई रीडिंग करता है, सुई क्या करता है? रीडिंग करता है, माने पढ़ने का काम करता है कि कितना करंट आ रहा है। और स्प्रिंग लपटा करके कौन सा एनर्जी अपने अंदर क्रिएट कर लेता है? अब ये पोटेंशियल एनर्जी क्यों क्रिएट करता है? ताकि यह रिटर्न हो करके या रिटर्न करके स्प्रिंग को अपने पूर्व स्थिति में, क्वाइल को अपने पूर्व स्थिति में लेकर आ जाए। अगर स्प्रिंग ना लगाए तो क्या हो जाएगा? तो ये पूरा सर्कुलेट होने लगेगा। हो सकता है कि पूरा सर्कुलेट होने लगे। जो निश्चित सीमा तक घूमने की जिम्मेदारी कौन देता है? स्प्रिंग। अगर करंट नहीं पूरा स्प्रिंग नहीं लपटा दिए तो इसमें घटा क्या होगा कि ये सर्कुलर मोशन कर सकता है पूरी तरह से। दूसरा घटा ये है कि अगर लाइन कट जाएगा तो जहां पर आपका सुई रहेगा वहीं पर रुका रह जाएगा वापस। लेकिन स्टेबलाइजर वगैरह में देखते हैं ना आप लोग, स्टेबलाइजर में देखते हैं जैसे करंट जाता है सुई घूमता है, करंट कट गया, सुई अपने 0 लेवल पर आकर के क्या हो जाता है? रुक जाता है। यही प्रक्रिया है, यही इसका काम विधि है, ये इसका इंटरनल मैन्युफैक्चर हो गया, आंतरिक बनावट, काम करने का तरीका। तो इसमें छोटे छोटे सवाल भी हैं और आपको पूरा विस्तार पूर्वक भी क्या करना होगा? लिखना होगा। ये चित्र को आप लोग बना लीजिएगा। आप पूरा भाषण रिकॉर्ड कर दिए हैं, जब भी डाउट होगा तो सुन लेना और YouTube पर डाल देंगे। जितना भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होंगे तो सारे डिवाइसेस का वीडियो बना करके हम YouTube पर डाल देंगे, क्योंकि डिवाइसेस पर एक्सप्रेशन ज्यादा करना पड़ता है, ज्यादा विस्तार से लिखना पड़ता है। कम से कम उसका परिचय, फिर उसकी बनावट, फिर उसका कार्य विधि और फिर उसका यूज, 4 स्टेप काम करना पड़ता है, तब जाकर के किसी यंत्र का कंप्लीट स्टडी मानी जाती है। क्या क्या करना पड़ता है? परिचय क्या है वो, इसके बाद बनावट, फिर इसके बाद कार्य विधि या कार्य सिद्धांत, अब इसके बाद इसका उपयोग। 4 खंडों में जब हम किसी यंत्र का पूरा अध्ययन करते हैं ना, तो इसको बोलते हैं संपूर्ण अध्ययन। ठीक है, चित्र बना लीजिएगा आप लोग अभी।